हेलो स्टूडेंट्स। तो जो है आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ठीक है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018, 2019 एंड 2020 उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी कर सकते हैं 17, 16, 15 का। पर क्या है इसमें प्रॉब्लम कि 17, 16, 15 में सेमेस्टर सिस्टम था सीबीएसई बोर्ड में, और क्या था कि आधा बुक जो है पहले ही पूछ लिया जाता चैप्टर में, और जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें हाफ ऑफ द बुक से ही आता था। तो उस 15, 16 और 17 के क्वेश्चंस में आपको ये चैप्टर नहीं था उसमें, ठीक है, एक्सक्लूडेड था उसमें फाइनल एग्जाम में। तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ 3 ईयर्स का ही क्वेश्चन 18, 19 और 20 का यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कशन करने का रीजन क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन रहता है हर समय कि क्लास 10 में जो हम बोर्ड का एग्जाम्स देखेंगे, फेस करेंगे, तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सब दिमाग में रहता है। तो उसी का आपको आंसर जो है इजिली इन सभी क्वेश्चन से मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस एंड स्टेट द रीजन। तो ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था लगभग। इस चैप्टर से 3 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन ईच केस। इस हर एक केस में जो है आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और आपको रीजन भी बताना है उसका कि वो कौन सा रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि FeO2O3 है, Al से एल्युमिनियम से कंबाइन हुआ और Al2O3 बना दिया, 2Fe बना और वहां हीट रिलीज हुआ। मतलब जो Al है उसने डिस्प्लेस किया है आयरन को और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया है, आयरन साइड में हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े। ठीक है, तो जो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसको आपको याद रखना है। मेन जो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले ये जो हमारे जनरल 4 टाइप्स हैं, इनके आधार पे आप इन रिएक्शंस को क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है कि एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, Al2O3 बनाया और आयरन अलग हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो अगर डिस्प्लेस कर दिया तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। रीजन इसका लिखेंगे सिंस एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसके अलावा आप बताइए दूसरे रिएक्शंस के टाइप। आप इसमें आप दूसरा एक और टाइप, ज्यादा से ज्यादा 2 ही लिखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, या अगर आपको जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दिख रहे हैं वो आप लिख दीजिए अगर आपको आता है तो। ठीक है, लेकिन जो आपका पहला जो मेन जनरल टाइप है वो आप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, हीट इवॉल्व पर हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रीजन क्या है, बिकॉज हीट इज इवॉल्विंग इन दिस रिएक्शन, बाहर निकल रहा है हीट। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, रेडॉक्स रिएक्शन भी है। सिंस ऑक्सीजन जो है वो आयरन से अलग हो रहा है, एल्युमिनियम में ऐड हो रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, जिसका रीजन यही लिखेंगे, सिंस एल्युमिनियम इज ऑक्सीडाइजिंग एंड आयरन इज रिड्यूसिंग, सो इट इज आल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसी में आ गए। लेकिन जो सबसे पहला जो हमको टाइप लिखना है, क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ लिखना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि वहां पे पहले रेडॉक्स रिएक्शन या पहले एक्सोथर्मिक लिख दीजिए, तो हो सकता है कि टीचर वहीं देख के काट दे। लेकिन इसलिए आपको जो फर्स्ट 4 जनरल टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनके हिसाब से पहले आप क्लासिफाई कर दीजिए, उसके बाद कुछ भी लिखिए तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं, मतलब जो अगर और हैं आपके पास जो रिएक्शंस, उन पे अगर हो सकता है क्लासिफाई तो करेंगे हम। इसके बाद अगर हम ये वाला रिएक्शन देखें, तो ये वाला रिएक्शन में क्या है कि PbNO3 है होल 2 प्लस KI है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, PB और K जो है आपस में क्या कर रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहा है, किसका, आयंस का, है ना। हम पढ़े हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि जिस रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे, तो यहाँ देखिए I जो है
आयोडीन वो Pb ले रहा है और NO3 किसके पास चले जा रहा है, पोटेशियम के पास चले जा रहा है ना। लीड के पास आ गया आयोडीन और पोटेशियम के पास आ गया नाइट्रेट, जो पहले लीड के पास था नाइट्रेट और पोटेशियम के पास था आयोडीन, है ना। तो आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्या हुआ, आयंस हुआ। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ठीक है, लिख सकते हैं इजीली, इसका रीजन भी वही है। इन दिस रिएक्शन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस दैट इज आयोडीन एंड नाइट्रेट इज टेकिंग प्लेस, सिंपल। इसके बाद जो हमारा थर्ड है, देखिए इसमें लिखना है तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो यहां देखिए ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ZnCO3 ब्रेक हो रहा है, हीट उसको दिए, हीट होने पे वो क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो गया, ZnO और CO2 में टूट रहा है ना। डीकंपोजिशन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और देखिए यहाँ पे क्या है, हीट हम दे रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये एंडोथर्मिक भी है ना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि हमको इसमें हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। इसके अलावा ये थर्मोलाइसिस भी है क्योंकि इसमें हीट सप्लाई करने पे वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये सब रीजंस होंगे, ठीक है। आप इसका क्या कहते हैं पहले, लेकिन क्या लिखना है हमको, डीकंपोजिशन। पहले जो वो 4 जनरल टाइप्स हैं उनके हिसाब से आपको क्लासिफाई करना है, ये रिएक्शन आपका डीकंपोजिशन है। इसके अलावा ये एंडोथर्मिक भी क्योंकि हमको हीट देना पड़ रहा है, और ये थर्मोलाइसिस भी इसमें हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट देने से वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे 3 कैटेगरीज होता है इस रिएक्शन के, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैसेस, ठीक है। फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करने पर जो है क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है एक ब्राउन कलर के सॉलिड का और 2 गैसेस का। तो आपको केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड स्टेट इट्स टाइप विद रीजन। इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखना है और साथ में उसका क्या लिखना है, टाइप लिखना है रीजन के साथ, ठीक है। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा 2020 का, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के टाइप में था, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको टाइप बताना था, पर ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसे ये क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक का डीकंपोजिशन वाला टॉपिक देखे होंगे तो ये आपको आसानी से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। जो आपका फेरस सल्फेट है यानी FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको क्या किया जा रहा है, स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है, ठीक है। हीटिंग करने पे क्या हो रहा है, ये ब्राउन कलर के सॉलिड, ब्राउन कलर का सॉलिड कौन सा है, Fe2O3, है ना, जो हमारा रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन वाटर आ जाए तो ओरिजिनल रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ब्राउन कलर का ये तभी बनता है जब वो फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो आपका सल्फेट है ये 2 गैसेस में भी टूट रहा है, SO2 और SO3, ये दोनों क्या है, गैसेस हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको आसानी से आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको आप देखें, ये रिएक्शन है, अब इसको पूछा इसका टाइप, तो यहाँ पे टाइप तो आपको साफ दिख रहा है, टाइप क्या है, इसका टाइप है डीकंपोजिशन। क्यों, क्योंकि फेरस सल्फेट 3 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद ये एंडोथर्मिक भी है। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि इसमें हम हीट दे रहे हैं बाहर से, तब वो रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा इसमें ये क्या है, इसमें थर्मोलाइसिस भी हो रहा है। थर्मोलाइसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट के कारण ही वो ब्रेक हो रहा है, हीट नहीं देंगे तो क्या ब्रेक होगा। थर्मोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक होना, थर्मो मतलब हीटिंग से, बस यही है हमारा रिएक्शन का टाइप और इसका रीजन, ठीक है। आप ये दोनों नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ ये भी लिखते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि हमको जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखना है उसमें जनरल जो टाइप्स हैं उनमें, ठीक है। अगर हमको जनरल से नहीं मैच हो रहा है तो हमारे पास एक और टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन, अलग से आपके बुक में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। क्या होता है कि ये सब जो चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आप लोग एनसीईआरटी के बदले किसी और हेल्प बुक से पढ़ लेते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स दिए होते हैं रिएक्शन के,
ठीक है, जिसके कारण स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, पहले 4 जनरल टाइप्स को देखना है, वो नहीं हो तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन वाला टाइप देखना है। ठीक है, वैसे ही हमको क्लासिफाई करना है, उस वो लिखने के बाद आप कोई भी दूसरा लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर, सॉरी पीएफ कॉपर यानी परफोरेटेड कॉपर। परफोरेटेड वर्ड मतलब होता है रस्ट फ्री। ठीक है, रस्ट फ्री कॉपर को जो है पाउडर का, कॉपर का पाउडर जो है चाइना डिश में लिया गया, उसको हीट किया गया, क्या चेंजेस उसमें देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, इसके बाद उससे हाइड्रोजन अगर पास करें, हाइड्रोजन गैस अगर पास करें तो उसमें एक विजिबल, एक आप देखने लायक उसमें चेंज जो है वो होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका केमिकल इक्वेशन लिखिए, नाम लिखिए और कलर लिखिए जो उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये 2 रिएक्शंस जो यहाँ ऊपर में आप बताए हुए हैं उसमें। ठीक है, तो इसका जो सिंपल रिएक्शन है ये आपके बुक में है, फिर एनसीईआरटी का ही बुक में है, जैसे सीयू है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ऑन हीटिंग, क्या बनाता है, CuO बनाता है। ठीक है, और जब इसी CuO से क्या पास किया जाता है, हाइड्रोजन पास किया जाता है, तो ये Cu फिर अलग हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन वाला शायद उसमें टॉपिक में होगा ये रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यही है कि हीटिंग पे क्या हुआ, ये हो गया। अब आपको पूछा, इसमें आपको टाइप भी पूछ सकता है, इसमें टाइप नहीं पूछा है, मान लीजिए टाइप भी पूछ सकता है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका जो कलर होता है ये ब्लैक होता है। ठीक है, तो पहले अगर हम लिखेंगे, पहले लिखें कि व्हाट चेंजेस कैन यू सी, तो यहाँ पे व्हेन पीएफ हम लिखेंगे परफोरेटेड कॉपर पाउडर वाज टेकन इन चाइना डिश एंड हीटेड, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर कौन सा, तो 2 वैलेंसी वाला ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ विच इज ब्लैक इन कलर, कलर बता दिए हम ब्लैक। उसके बाद फिर जब व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू दिस कॉपर ऑक्साइड, इट रिड्यूसेस टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। ठीक है, एंड वाटर, कॉपर एंड वाटर फॉर्म होगा एंड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एज कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू कॉपर, इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कलर, ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। ये ऊपर में हम लिख देंगे, फिर ये दोनों रिएक्शन को यहाँ पे दिखा देंगे, बस हमारा ये आंसर हो गया। अगर आपसे इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे अगर आप सिर्फ इस रिएक्शन का बात करें तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, ये कंपोजिशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो गया, यहाँ पे हीट भी हम दे रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक भी हो गया। इसके बाद नीचे वाला रिएक्शन को देखें तो नीचे वाला रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ H2O बना दिया, है ना, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसके बाद ये भी रेडॉक्स रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, ये पूरा रेडॉक्स है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है ना। ये सब आपके टाइप्स हो जाएंगे इसके रिएक्शन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 grams ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश एंड इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स, क्या कर रहे हैं, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लिए हैं और उसको सनलाइट में रख दिए। ठीक है, तो अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इसका केमिकल इक्वेशन लिखिए, वो भी बैलेंस होना चाहिए वो, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे अगर बैलेंस वाला वर्ड वहां नहीं भी लिखा है क्वेश्चन में, तब भी इसको बैलेंस करके ही लिखना है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम तो हमारे पास यहाँ लिखा है सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रख के हम सनलाइट में रख दिए, तो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन हम बता चुके हैं चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे, है ना। तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, इसको कहाँ रख रहे हैं हम, सनलाइट में रख रहे हैं। सनलाइट में रखते हैं तो ये क्या होता है, Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, है ना। ये Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। तो अब क्या है कि इसको आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो अगर आप ये चैप्टर अपना एनसीईआरटी बुक का पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये रिएक्शन जहाँ लिखा होगा, और मिलेगा क्या कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखें तो उसका कलर जो है वो ग्रे में चेंज हो जाता है।
ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रे में चेंज होता है, क्योंकि वो जो है उससे क्या अलग होने लग जाता है, क्लोरीन अलग होने लग जाता है और सिल्वर निकलने लग जाता है, सिर्फ सिल्वर बचने लग जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस के रूप में इवॉल्व हो जाता है। तो इसी कारण से उसका कलर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन जो पहला है, द कलर ऑफ द सब्सटेंस विल चेंज इनटू ग्रे। ठीक है, या द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल चेंज इनटू ग्रीन ऑन कीपिंग इट ऑन इन सनलाइट। ठीक है, जब हम उसको सनलाइट में रखें तो उसका कलर जो है वो ग्रे में चेंज हो गया। इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन हो गया, इसका केमिकल इक्वेशन हम लिख दिए, बैलेंस्ड फॉर्म में लिख दिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन ही हुआ है। पहला चार जो जनरल टाइप्स है पहले उसका बात कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं एक जो है दो चीजों में टूट गया, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन है। इसके अलावा आप रख दीजिए ये एंडोथर्मिक भी है, क्योंकि हम इसमें क्या दे रहे हैं, सनलाइट का एनर्जी तो दे ही रहे हैं ना, एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, ये आप एंडोथर्मिक नहीं लिखें तो दूसरा आप लिख दीजिए ये फोटोलाइसिस है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सनलाइट यानी फोटो ही होता है ना, सनलाइट का मीनिंग फोटो, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो फोटोलाइसिस में हो रहा है। तो देख लीजिए अभी तक हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है उस पर जो रिएक्शन है सिर्फ उसी से पूछ लिया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बाहर का तो नहीं था, वो सिर्फ रिएक्शन लिखा था, उसमें आपको पहचानना था कौन सा रिएक्शन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे जो 2 आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं, इन दोनों रिएक्शंस का टाइप बताना है, साथ में इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से। जो जिंक है तो उसका तो फॉर्मूला Zn होता है। ठीक, अब सिल्वर नाइट्रेट इसका हमको मान लीजिए बनाना है वो मॉलिक्यूल, तो सिल्वर का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का भी वैलेंसी 1, अगर हम इंटरक्रॉस करा दें तो क्या होता है, AgNO3 बनेगा, है ना, सिंपल है। अब वैलेंसी 1 कैसे होता है, तो वैलेंसी आपको याद रखना होगा। हम जब केमिकल इक्वेशंस पढ़ा रहे थे चैप्टर, उसमें मैंने बताया था कि क्लास 9 का जो आपका बुक्स है, वैलेंसी वाला जो टॉपिक है, उसमें आपको एक मिल जाएंगे टॉपिक जिसमें कैटायंस और एनायंस का वैलेंसी दिखा होगा। ठीक है, उस वैलेंसी को आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन कितना गेन करता है टू फॉर्म कंपाउंड्स, तो अगर वो याद होगा तभी ये बनेगा। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट यहाँ बना, हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिख दिए। अब क्या हो रहा है कि रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट बन रहा है। जो जिंक नाइट्रेट बनाएंगे, तो चलिए जिंक बना लेते हैं, जिंक लिख दिए, जिंक का वैलेंसी है 2, तो ये उसके बाद चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ZnNO3 2। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये क्या बना, ZnNO3 2 प्लस क्या अलग हुआ, इससे सिल्वर अलग हुआ, उसको बैलेंस करना है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ये सिंपल है। अब आपको पूछा जा रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप देख लीजिए, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर को, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बी नंबर, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लीड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। ठीक है, तो फिर देखिए पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम यानी के, आयोडाइड यानी आई, दोनों का वैलेंसी 1 होता है, तो प्रोड्यूस क्या बनेगा, KI बनेगा। ठीक है, प्लस इसके बाद लीड नाइट्रेट, तो नाइट्रेट फिर वही लीड का वैलेंसी 2 होता है, तो अगर आप कीजिएगा उसको तो PbNO3 2 होगा। अब क्या हो रहा है, तो यहां बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड, Pb है, लीड आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम और नाइट्रेट का वैलेंसी 1 है, तो KNO3 बना, लीड का वैलेंसी 2, आयोडीन का वैलेंसी 1, तो PbI2 बना। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना है, तो वहां I2 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, तो ये बैलेंस हो गया, है ना। तो ये बैलेंस हो गया। और अब इसका टाइप लिखना है, तो ये कौन सा टाइप है, देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस
इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, आयोडीन और नाइट्रेट का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारा हो गया 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं। एनसीईआरटी बुक को आपको पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप दूसरा कोई बुक, मान लीजिए आपको दूसरा बुक पढ़ने का शौक है, नॉलेज उससे गेन होता है मान लीजिए, लेकिन अगर आपको मार्क्स लाना है एग्जाम में तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। ठीक है, उसमें जितने भी आपको केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर में मिल रहे हैं उसको आप एक जगह पे नोट कर लीजिए विथ सेंटेंसेस, उनके सेंटेंस के साथ। ठीक है, कि अगर जैसे ये रिएक्शन हुआ इसमें क्या चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, कलर ही चेंज ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, वो नोट करना जरूरी है। ठीक है, और अगर आप ये इतना सा कर लेते हैं, और जो हम फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स में हमारे पास 5 मार्क्स तो कंफर्म हो गए उससे, और 3 मार्क्स कंफर्म है इस चैप्टर से, तो 8 मार्क्स आपके जो है कंफर्म हो गए आउट ऑफ 80, यानी 10% कंफर्म हो गए। तो जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे ही तैयारी करते हैं, हर चैप्टर में जो पूछा जाने वाला है वो उसका तैयारी कर लेते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के आप टॉप नहीं कर सकते हैं, तो आपको साल भर पढ़ना होगा। तो जो चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे आपको, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बना लेना है कॉपी में, और वो जिस टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप सिंपल देख रहे हैं कि हमको टाइप ऑफ रिएक्शन कंफर्म हमको समझ में आना चाहिए, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, बैलेंस करना क्या होता है रिएक्शन को, और जितने रिएक्शंस आपकी बुक में दिए हुए हैं उसका केमिकल इक्वेशंस लिखना आपको आना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको वैलेंसी, सभी जो भी आपके कॉमन कैटायंस, एनायंस हैं, रेडिकल्स हैं, उनके वैलेंसी आपको याद होने चाहिए, तभी आपका ये चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है, आपकी तरफ से कंप्लीट तभी होगा जब आप इतना सारा चीज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।